हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है, क्लास 11th की फ़िज़िक्स में सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, जो कि आप लोग पिछले 9 से लेकर के आज तक न्यूटन के नियम को पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, हम लोग आज सबसे पहले न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम थे, तो तीनों नियम के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। किस तरीके से सीखेंगे, तो इससे पहले सबसे पहले हमको संवेग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है और संवेग का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। न्यूटन से संबंधित जो नियम पढ़ेंगे उनके दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, इनसे सारी जानकारी हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करते हैं संवेग की, तो संवेग क्या होता है। देखिए, यहाँ से संवेग की परिभाषा की बात करेंगे कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम सीखेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। यहाँ से समझिएगा कि संवेग क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं। तो किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे भाई, संवेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, संवेग कहते हैं। संवेग को पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। और बात करते हैं कि ये कैसी राशि होती है, तो यह एक कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अगर वेग सदिश राशि है तो मोमेंटम भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अगर यहाँ से हम लोग इसके बीमा की बात करते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी, चलिए इसके बीमा की बात कर लें कि इसकी बीमा क्या होती है। तो द्रव्यमान की भाई बीमा क्या होती है, m, और यहाँ पर वेग की बीमा क्या होती है, L⁻⁻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 ⁻
-1। बोलो समझ में आया? संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। संवेग की विमा क्या है? mL/-1। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। चलिए, संवेग का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? यहाँ पर देखिए हमने इसकी परिभाषा डेफिनेशंस लिख रखा है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। भाई संवेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं किसी भी पिंड का जो संवेग है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग अभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत सीखेंगे। पहले हम इसके दैनिक जीवन में उपयोग की बात कर लें कि संवेग का उपयोग कहाँ कहाँ पर आता है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये फ़ोटो, ये पिक्चर ब्लर दिख रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये बॉल है, ये गेंद है। आप जानते हैं कि ये कौन से खिलाड़ी हैं? भाई ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, आप इनको जानते हैं, नाम है विराट कोहली, ठीक है ना। ये गेंद को क्या करना चाहते हैं? कैच करना चाहते हैं। आप भी अगर एक खिलाड़ी हैं, आप भी किसी गेंद को कैच करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूसरी पिक्चर आपको दिख रही, दूसरी तस्वीर दिख रही आपको। यहाँ पर देखिए, क्या ये कैच लेने का सही तरीका है? नहीं भाई, यहाँ से ये देखिए, यह अपनी हथेली को पीछे की ओर खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब कैच आता है, जब गेंद आती है, तो अपनी हथेली को पीछे की ओर खींचना पड़ता है। देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ तक अगर जब गेंद को आप पीछे तक, हाथ को पीछे तक लाओगे, तो उस समय जहाँ तक हथेली नीचे आती है उस समय तक संवेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर इसका संवेग 0 हो गया, अगर इसका संवेग शून्य हो गया, तो यहाँ पर अगर संवेग शून्य हो गया तो कैच आराम से हाथ में आ भी जाएगा, गेंद हाथ से छूटेगी नहीं और हाथ में जो है चोट भी नहीं आएगी। ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से, देखिए यहाँ पर कैच आ रहा है। अगर आप हथेली को ऊपर उठा देते हैं या हथेली को आपने टाइट कर लिया,
संवेग को जीरो नहीं किया तो वो गेंद आपके हाथ से छूट भी सकती है और हाथ में चोट भी लग सकती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कैच लेता हुआ खिलाड़ी अपनी हथेली को क्या करता है, पीछे करता है। वो पीछे क्यों करता है भाई? संवेग को जीरो करने के लिए करता है। चलिए यहाँ पर और चीज़ हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने बताया है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं भाई? पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक कार है, इस कार का जो मास है वो कितना है? m है। इस कार का द्रव्यमान m है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। यहाँ पर आपको तीर दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी मतलब वेग। वेग कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है P = m/v, अर्थात जो संवेग होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। बोलो समझ में आया? हाँ, संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग की बीमा क्या होती है? mLT⁻⁻1। संवेग की बीमा क्या होती है? mLT⁻⁻1। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत सीखते हैं। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? यहाँ से समझिएगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम इसे करेंगे। देखिए संवेग संरक्षण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो संवेग किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यहाँ से समझिएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है, आजा भाई, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दो पिंड हैं, ठीक है ना? मेरे पास दो पिंड हैं, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? m2 है। ये दोनों गतिमान हैं। ये वाला पिंड v1 वेग से गति कर रहा है, v1 वेग से गति कर रहा है, और ये दूसरा टुकड़ा जिसका द्रव्यमान m2 है ये v2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो संवेग हो जाएगा p1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1, और इसका जो संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? p2 बराबर m2 v2 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा से समझिएगा, और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए और आगे से समझते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लेता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो इन पिंडों की आपस में कहीं ना कहीं टक्कर होगी। बोलिए यस या नो? ठीक है, कमेंट करके बताइए टक्कर होगी या नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो उस समय इनका वेग क्या हुआ होगा? शून्य हो गया होगा। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जीरो हुआ होगा, लेकिन ये क्या करने लगते हैं? पुनः गति करने लगते हैं। ये वाला टुकड़ा इस तरफ गति करेगा और ये वाला टुकड़ा इस तरफ। यानी कहने का मतलब m2 द्रव्यमान वाला आगे चला गया और जो m1 द्रव्यमान वाला गोला है वो इधर चला आएगा। ठीक है ना? टक्कर के बाद भाई, जब टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये जो हो जाएगा u2 और इसका जो वेग होगा हम नाम दे देते हैं u1। बोलो ये क्लियर है? अब इसका जो संवेग होगा p1 डैश नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर p2 डैश बराबर m2 u2 हो जाएगा, और इसका जो संवेग होगा वो p1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? m1 u1 हो जाएगा। अब उस संवेग संरक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो संवेग, किसी भी टुकड़े का संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसके बारे में आपको बताया गया है भली भांति। चलिए देखिए, यहाँ से और थोड़ा से हम इसे हटा देते हैं और छोटा कर देते हैं। चलिए समझिएगा, देखिए हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर टक्कर से, यानी जब दोनों लोग आपस में टकराए नहीं थे तो टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग।
बोलो समझ में आया इतना? ठीक है। टक्कर के बाद का संवेग, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 बराबर P1 डैश प्लस क्या P2 डैश। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ मैं M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। ये खूबसूरत सा रिश्ता इसमें आ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर के पहले यानी संघट्ट के पहले का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग। बोलो ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलो हाँ, तो एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहें। नोट करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? हाँ, इसकी PDF को हम ठीक है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों भेज देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग की बीमा क्या होती है? mL/-1। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल समझा दिया और संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन साहब के नियम को, देखेंगे, समझेंगे और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। ये बहुत मायने रखती है। ठीक है ना? अगर बोला जाए तो मॉडर्न फिजिक्स देन किसकी है? आधुनिक भौतिकी की बात करें तो आइजैक न्यूटन। ये कमाल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जितने सारे कॉन्सेप्ट दिए वो सब दैनिक जीवन पर लागू होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने साबित करके दिखाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास कोई गाड़ी है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है। अगर ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है ना? इसकी विरामावस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, विरामावस्था से गति की अवस्था को बनाने के लिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? न्यूटन साहब ने ये कहा कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। वो तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है? अगर ये कार खड़ी है विरामावस्था में है यानी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है। आप अगर उसको गतिकी अवस्था में लाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अर्थात बाह्य बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इस पर बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वस्तु गतिकी अवस्था में है तो गतिकी ही अवस्था में रहना चाहती है और वो तब तक रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। चलती हुई गाड़ी को आप बाह्य बल लगा करके आप रोक सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है ना? जड़त्व क्या होता है? जड़ संबंधित चीज़ें। जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो ये पिछली क्लास में हो चुका है, बखूबी हमने उसे डिस्क्राइब किया है। और अगर जो लोग नहीं देखें, वो क्लास नहीं पढ़ पाए हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें वीडियो की हम लिंक दे देंगे और आप चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं। आराम से आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों आप पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। नोट बनाइए, नोट करिए और हर दिन रिवीजन कीजिए। ठीक है ना? रिवीजन करेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए हमने वही लिख रखा है जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है ना, वो विरामावस्था बनाए रखेगी, वो तब तक विरामावस्था बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर वो गति की अवस्था में तो गति की ही अवस्था में रहना चाहेगी तब तक जब तक उसे विरामावस्था में लाया नहीं जाता। और विरामावस्था में लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अर्थात बाहरी बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर ये सबसे कमाल का अगर नियम की हम बात करें तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम से फार्मूला भी हल होता है, F बराबर m/a। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर बात को समझिए। अभी हमने कहा जैसे किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। बोलिए, ये समझ में आया? आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी गतिमान वस्तु पर या पिंड पर लगने वाला बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने आपको लिख करके दिखाया भी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यहाँ से आपको हम लिख के दिखा सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? यहाँ से आप dp/dt भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर d क्या दिखाता है? परिवर्तन दिखाता है, d लिखिए, या डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा से भी आप प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से एक बात समझिएगा, अगर हम कहें F इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। बोलिए, और संवेग को आप क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग परिवर्तन है इसलिए वेग परिवर्तन यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। और आपान क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेल्टा टी या dt भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेल टी करिए चाहे dt करिए, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डेल टी। बोलो, ये बात समझ में आई? यहाँ पर आप लिख सकते हैं F इक्वल टू के m। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है ना, इसकी बात करूँ मैं कि dv/dt को हम क्या बोल सकते हैं? वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को आप लोग क्या बोलते हैं? त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? F बराबर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों m इंटू क्या? a, दैट इज k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्थिरांक आ रहा है k की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला आया न्यूटन के द्वितीय नियम से, वो क्या आया? F इक्वल टू m इंटू a। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, इससे सवालें भी हल हो जाती हैं। तो ठीक है ना, सवालों के पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपको प्यारा सा एक चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये जो चित्र बनाया गया है ये न्यूटन साहब का है, ठीक है ना। हाँ, फिजिक्स की शुरुआत लोग क्या मानते हैं? कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे। ये देखिए, हमने दिखाया भी आपको, ये सीट लगी हुई है, ये कुर्सी लगी हुई है, इसी पर वो बैठ करके कुछ सोच रहे थे। न्यूटन साहब सोच रहे थे और अचानक से पेड़ से टूटकर एक सेब गिरता है और इन्होंने उस पर सोचा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया या नीचे ही क्यों आया। तमाम तरीके से उनके मन में विचार आए और वहाँ से इन्होंने अपने नियम को देना शुरू किया, वहाँ से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है। तो अब यहाँ से बात को समझिएगा। अगर न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, ये जो चित्र बनाया गया थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बहरहाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक गन है, ये क्या है? गन है। गन मीन्स बंदूक होता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग परिचित हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है,
बंदूक से गोली चलाता है तो गोली आगे की दिशा में जाती है और बंदूक किसकी दिशा में हटती है, पीछे की दिशा में हटती है। तो आपने यानी जब बंदूक का ट्रिगर हम लोग दबाते हैं तो उस पर क्रिया बल काम करता है, और जो बंदूक पीछे की ओर गोली जब पीछे की ओर धक्का देती है तो गोली कौन सा बल लगाती है भाई, प्रतिक्रिया बल लगाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो यहाँ से इस व्यक्ति की बात करें, ये व्यक्ति जो है ये जंप करना चाहता, या मान लीजिए जब हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं और ज़मीन हमको आगे की ओर धक्का देती है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो एक जो हम लोग बल लगाते हैं वो क्रिया बल हो गया, जो ऑब्जेक्ट बल लगाता है वो प्रतिक्रिया बल हो गया, लेकिन दोनों के साइड, दोनों की दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। और इसे अगर हम लिखना चाहें तो F1 = -F2 के रूप में लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं भाई, क्योंकि इनके डायरेक्शंस क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। एक की दिशा आगे की तरफ तो एक की दिशा पीछे की तरफ है। समझ में आया कि नहीं। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, जैसे मान लीजिए कि एक पेड़, इस पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ है और यहाँ से आपको बंदूक से गोली चलानी है और यहाँ पर निशाना लगाना है और बंदूक से आप गोली चलाइए। जैसे ही आप गोली चलाते हैं, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया वैसे ही बंदर नीचे गिर गया। बताइए कि बंदर को गोली लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, कदापि गोली नहीं लगेगी। बंदर जैसे ही नीचे आता है वैसे गोली ऊपर से चली जाती है, उसके बंदर के ऊपर से गोली चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने बंदूक के ट्रिगर को जब दबाया तो बंदूक कुछ थोड़ी दूर कुछ पीछे की ओर हटेगी। जब पीछे की ओर हटेगी तो उतने में बंदर को गिरने में कुछ समय मिल जाएगा, और जब उतना समय मिल जाएगा और गोली थोड़ा पीछे से चलेगी, आपने जहाँ से निशाना लगाया ना उसके थोड़ा पीछे से गोली चलेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक गोली को जाने में समय लग जाएगा। और उस समय में गोली जब जाएगी तो उस समय में बंदर नीचे आ चुका होगा और बंदर को गोली नहीं लगेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। प्रत्येक वस्तु पर क्रिया बल के विपरीत, यानी क्रिया के विपरीत कौन सा बल काम करता है, प्रतिक्रिया बल काम करता है, ठीक है ना। तो क्रिया बल आप लगाते हैं तो जैसे ही आपने क्रिया बल लगाया वैसे विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। बोलो समझ में आया। F1 = -F2 अर्थात दोनों बलों का अगर हम योग करें F1 + F2 = क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। बोलो समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर हमने आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें हमने आपको एक एक करके सिखा दिया है कि संवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। संवेग के दैनिक जीवन में उपयोग, इससे संबंधित एग्जाम्पल, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ से समाप्त होगी बच्चों। देखिए आप लोग हर दिन रिवीजन कीजिए और हर एक क्लास को गहराई में जाकर के पढ़िए, रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनके पास भी बेहतर शिक्षा पहुंच सके और वो भी आपके जैसे पढ़ सकें। जो लोग शायद हो सकता है स्कूल या कोचिंग करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो घर पे रह कर के पढ़ना चाहते हैं तो आराम से घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया इसीलिए बनाई ही गई है ताकि आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हालांकि इस्तेमाल तो लोग सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत दिशा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बिल्कुल आप अपने प्रति सचेत रहें और गलत दिशा में बिल्कुल काम ना करें। आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, जानकारी से रिलेटेड चीज़ें सर्च करके देख सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो धन्यवाद, यहाँ से आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके ठीक है।